डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। तो आप लेक्चर नंबर 7 तक आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा उस लेक्चर्स को, क्योंकि उसमें थोड़ी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी, डेट्स वाई। और आपने सारे सवाल को कर लिए होंगे जो हमारे डीपीपी में थे। तो डीपीपी को ऑनेस्टी वाइज आप कर रहे होंगे, है कि नहीं। तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का बिल्कुल मिड पॉइंट में पहुंच रहे हैं और काफ़ी अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले भी हैं। तो वो अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल उसके उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी फेनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर में आती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने मैंने शुरू दिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर स्टार्ट किया था तो उस टाइम भी मैंने बोला था आपको कि इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो न्यूमेरिकल पार्ट जो मैथमेटिकल एनालिसिस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग पढ़ने वाले थे इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आज वो वक्त आ चुका है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज में ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेस्ड पर ही काफी सारे सवाल हमारे आईआईटी और नीट के अंदर में देखा गया है। तो क्यों ना हम इस थ्योरेटिकल नॉलेज को और भी इंजॉय करते हैं लेक्चर के थ्रू। तो आज हमारा टुडे गोल में सिर्फ लेक्चर नंबर 8 के अंदर में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले, थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सोच रहे होंगे बैठे बैठे कि सर आज का तो टॉपिक बहुत छोटा सा है। बिल्कुल छोटा सा है, देखते हैं कितना छोटा सा वीडियो बनता है। तो मैं आप लोग को फिर से वेलकम करता हूं हमारे कौन से चैनल पे, आरसीपी चैनल पे। आरसीपी जो चैनल है वो सही तरीके से फिजिक्स आपको सिखाने का वादा करती है। तो वादे पे हम खड़े हैं और हम आपको रेगुलर वे में डीपीपी हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप काफी अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाते होंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा दिन में शूटिंग हो रहा है तो हो सकती है आपको एक्स्ट्रा फैक्टर, जिसको डिस्टर्बिंग फैक्टर बोलते हैं, जैसे एक्स्ट्रा नॉइज आ सकती है। उसके लिए माफी चाहूंगा, और तो क्या ही बोल सकता हूँ, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, देखो जैसे ना कि एक कोई साइंटिस्ट था, माइकल फैराडे नाम का कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे काफी बेसिकली देखा। देखो 12th के काफी सारे चैप्टर्स में काफी सारे साइंटिस्टों को हाथ रहा है, अकेले 11th का चैप्टर नहीं है कि न्यूटन साहब ने पूरा का पूरा लिख दिया मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ कुछ नए नए साइंटिस्ट आए, बट उतना नहीं आया जितना 12th में नए नए साइंटिस्ट आते हैं। तो 12th में हर एक चैप्टर्स में हर एक छोटे छोटे टॉपिक में भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट का रोल हुआ है कि नहीं। तो हम उन साइंटिस्टों के नॉलेज को खूब यूज करेंगे और खूब हम पढ़ने वाले हैं। अब तुम लोग बोलोगे सर समझ में तो कभी कभी कम आता है। तुम लोग यार किस तरीके से सोचते हो यार, साइंटिस्ट लोगों ने ना जाने कितनी नई नई चीज आविष्कार कर दी और हम लोग उस आविष्कार वाले चीज को सिर्फ पढ़ रहे हैं, फिर भी लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए आपका हम समय ज्यादा नहीं लेते हैं और हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में खूब चर्चा की। तो जब चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि आप लोगों को कैसे समझाओगे, आप न्यूमेरिकल समझा दोगे कि के क्यू किसी पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर होता है कि नहीं, ये हमने सिखाया था आप लोग को। और किसी डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे होता है, कितना होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में एक्स अपॉन में रूट अंदर का आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। याद है कुछ आप लोग को। एक और हम लोग ने सीख लिया था न्यूमेरिकल में के क्यू एक्स अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पे पावर 3/2। क्या आपको याद है वो बातें? बिल्कुल याद होंगे। अगर आपको नहीं याद है तो देख लो ना, नोट्स तो है ना पड़ा हुआ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लो, है कि नहीं। तो जैसे कि हमने न्यूमेरिकल चीजों में हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, लेकिन ये बात आती है कि वो दिखती कैसी है, वो क्या है एक्चुअल में। तो वही चीज को हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो सिंपल ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बोलूं बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लोग कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन करोगे। तो बोला गया कि दिस इज द बेसिकली स्पेस अराउंड चार्ज, स्पेस अराउंड चार्ज है।
ये बेसिकली क्या है, एक स्पेस है, एक रीजन है, किसके आसपास में, चार्जेस के आसपास में। बेटा चार्जेस यहाँ पर दो टाइप के होती है, एक तो पॉजिटिव चार्जेस और दूसरी कैसी होती है, नेगेटिव चार्जेस। तो क्या ये स्पेस क्या दोनों चार्जेस के पास में होगी, क्या दोनों चार्जेस के पास में होगी? तो हमारा आंसर जी हाँ, ये दोनों चार्जेस के आसपास में होगी। लेकिन एक रेफरेंस जो माना गया, वो समझा गया थ्योरेटिकली, कॉन्सेप्चुअली, वो माना गया था पॉजिटिव चार्जेस पे। तो पॉजिटिव चार्जेस के आसपास में जो रीजन जो माना गया, वो कैसा माना गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन माना गया। बेसिकली इट इज इमेजिनरी लाइंस। ये कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइंस है। ये कैसी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है। तो अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ए बेसिकली रीजन, ये जो कि स्पेस, किसके स्पेस में पाया जाता है, ऊपर वाले भैया के स्पेस में नहीं, इस चार्जेज के आसपास में पाए जाते हैं। किसके आसपास में पाए जाते हैं, चार्जेज के आसपास में पाए जाते हैं। तो वही रीजन को हम लोग क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। अब इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, कि ऐसी ऐसी खूबियां, ऐसी ऐसी चीजें जो आपको शायद आपने कभी नहीं देखी हो और कभी आपने शायद नहीं सुनी हो। तो आपको मैं एक रिक्वायर करना चाहूंगा कि आप लोग ना 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आप लोग ने नाम सुना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सुना होगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो 10th क्लास पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे सुना, तो पढ़ के आया होगा। तो कुछ कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बारी बारी से मेंशन कर देता हूं, बारी बारी से मेंशन कर देता हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे बेहतर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस प्रॉपर्टीज यानी कि ऑल अपकमिंग प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द जेई, नीट, बोर्ड, सबके लिए, जो भी एग्जाम तुम दे रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो सबसे सिंपल जो प्रॉपर्टीज है जिसका तुम इंतजार अक्सर करते हो, वो जो प्रॉपर्टीज है, पहला जो प्रॉपर्टीज है वो पहला बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई लाइंस, सिंपल लाइंस ऑब्लिक रे। तुम 10th में पढ़ा है क्या, रे लाइट पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रे से। अब देखो, रे में ये भी ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है रे में, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं रे में, कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं रे में, कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं रे में, ऐसे ऐसे भी आपको। अब कौन सा सिचुएशंस का क्या मतलब है, कौन से सिचुएशन का क्या मतलब है, हम लोग सब जानेंगे। लेकिन फिलहाल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रे से। आप इसको दूसरी चीज मत समझ लेना, है ना। तो चलिए, दूसरी प्रॉपर्टीज है, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टीज है। कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है, वो ऑरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्जेस से, जिसका हम लोग इंतजार कितना दिन से कर रहे थे। कई बार हम आपको धोखे में रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से निकाल देते थे, आपको पता भी नहीं चलता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, उसकी एक खासियत है। क्या खासियत है कि वो लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही चार्ज से निकलती है, पॉजिटिव चार्जेस से। किससे निकलती है, पॉजिटिव चार्जेस से, और टर्मिनेट होती है, टर्मिनेट का मतलब क्या होना, समाप्त हो जाना। तो टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्जेस पे। वाह जी वाह, क्या कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्जेस। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हम भी 11th-12th पढ़े हुए हैं, तो जब 11th-12th जब पढ़ाई करते थे, तो उस समय हम एक चीज सीखते थे कि किताबों में जो लिखी रहती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। लेकिन उसमें हमारे टीचर जो बताते थे, वो ऑब्वियस बात है, हमारे गुरु हैं, तो जो हमारे सर बताया करते थे, इस पे हमने कभी किताब में नहीं देखा, लेकिन सर बताते थे। मैं वो भी पॉइंट में मेंशन कर देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज कैन ऑरिजिनेट फ्रॉम द इंफिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन द इंफिनिटी। मतलब क्या हुआ
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इन्फिनिटी से भी जन्म ले सकती है और इन्फिनिटी पर मर भी सकती है। वो कैसे लोग बताते थे उसकी मैं बात करता हूं। तो पहले मैं उस पॉइंट को लिख देता हूं ताकि हम उस पर चर्चा करेंगे। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? जन्म लेना। ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी में उस बात को लिख देता हूं एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। अब इस बात को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? बोला गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन इन्फिनिटी, सॉरी पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। जैसे इस बात को जस्टिफाई कैसे करते हैं आपको विश्वास हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे देखो कि हमने एक पॉजिटिव चार्जेज लाया हमने एक पॉजिटिव चार्जेज लाया। अब यहाँ पे दुनिया के आसपास में कोई भी चार्ज नहीं है, अकेला है सिर्फ। क्या है? अकेला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ऐसे निकलेगी? रे के फॉर्मेट में इस तरीके से ऐसे निकलेगी, ऐसे निकली, इस तरीके से ऐसे निकलती है, बिल्कुल ऐसे निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ऐसे निकलती है। अब तो सोचो ये कहाँ पे जा रही है? बताओ कहाँ पे जा रही है? कोई वहां पर कोई चार्ज नहीं है, दुनिया का कोई आदमी नहीं है वहां पर, ये कहाँ पे जा रही होगी? तो योर आंसर इज ऑन द इन्फिनिटी, टू द इन्फिनिटी, यही आंसर होगा। तो इसका मतलब कि जन्म कहां से लिया? पॉजिटिव चार्ज से, हमारा कहां पर जाकर? इन्फिनिटी पर। वेरी गुड। क्योंकि इसको तो अगर अकेला चार्जेज है तो इन्फिनिटी पर ही जाके वो कहां तक चले जाएगी? इन्फिनिटी पर। तो मतलब टर्मिनेट हो गया इन्फिनिटी पर। तो वही लाइन तो लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मैंने इसको जस्टिफाई किया। टर्मिनेट कहां कर गया? टर्मिनेट ऑन इन्फिनिटी, है कि नहीं? अब देखो, जैसे तुम अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर होती? जन्म वाला तो मैंने बता दिया। अब तुम जैसा बता रहे हो कि मतलब मैं जैसा बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है, मतलब ये हुआ कि अगर तुम नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होगी। कैसा होगा? कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, कुछ इस तरीके से, ऐसे हो सकते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो कुछ इस तरीके से हो सकती है। क्या आप बात समझ में आ रहा है आपको कि नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से हो सकती है? तुम्हारा मन में सवाल होगा कि सर आप कैसे बिलीव करते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, नेगेटिव चार्ज पे ही आ रही है? देखो बेटा, मैंने बताया था कि साइंटिस्ट लोगों ने अपने सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए उन्होंने एक टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस किया। किसको इंट्रोड्यूस किया? टेस्ट चार्ज को। जिधर टेस्ट चार्ज जाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की अपना कन्वीनियंस के लिए। अब अंदर में कौन जाने गया, कोई देखा ही नहीं है तो, लेकिन बहुत से थ्योरी से जस्टिफाई होते हैं। दैट्स वाई हम भी बता रहे हैं आपको कि नेगेटिव चार्ज के पास में अगर तुम एक टेस्ट चार्ज का मतलब क्या बताया था मैंने कि पॉजिटिव चार्ज को अगर रखोगे तो वो किधर जाएगा? तो तुम बोलोगे कि सर वो तो नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाएगा। तो अगर नेगेटिव चार्जेस की तरफ में जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नेगेटिव चार्जेस की तरफ में जा रही है। क्या तुम्हें बात समझ में आया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, किधर जा रही है? नेगेटिव चार्जेस की तरफ में जा रही है। बिल्कुल रियल कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसी बात हुई तो सोचो कि अगर पॉजिटिव चार्ज पास में नहीं होता, तो क्या इसी नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती? तो कहां से आती? ये तो टर्मिनेट हो गया। देखो ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हुआ ना, कहां पे हुआ? टर्मिनेट कहां पर हुआ? नेगेटिव चार्ज पर। तो मैंने तो वही तो लिखा है कि टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, इस पॉइंट को जस्टिफाई हो रहा है। अच्छा, और इन्फिनिटी को तो जस्टिफाई कर ही दिया क्योंकि ये जाके इन्फिनिटी पर खत्म होगी। एक पॉइंट को आपको जस्टिफाई नहीं किया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी, ये वाला पॉइंट को जस्टिफाई करने जा रहा हूं कि इन्फिनिटी से जन्म कैसे लेती है। सोचो कि दुनिया में ये अकेला लाइन था, कौन? नेगेटिव चार्जेज।
तो दुनिया में जब अकेला चार्ज था, नेगेटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसके पास तो आना है, ये तो बात संभव है ना, आना है। तो कहाँ से आया होगा? सोचो ना, इस फोटो को देख के सोचो ना, कहाँ से आया होगा? तो क्या बोलोगे? इट कम्स फ्रॉम द इंफिनिटी। यहाँ पे इंफिनिटी से आ रहा है, ऑरिजिनेट फ्रॉम द इंफिनिटी, ऑरिजिनेट फ्रॉम द इंफिनिटी, इंफिनिटी। तो मतलब ये बात हुई ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द इंफिनिटी और पॉजिटिव चार्जेज, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्जेज और इंफिनिटी। दोनों बातें आपको जस्टिफाई हो गई। क्या आपको बात? दो पॉइंट को सीखा, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में बोला गया डायरेक्शन के बारे में कि एक तो आप अगर पॉजिटिव चार्जेज है तो आप पकड़ लोगे कि ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर जाती है, तो वो दूर आप समझ जाओगे। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ आती है, तो वो भी आप समझ जाओगे। तो लेकिन डायरेक्शन के बारे में लोगों को बोला गया द टेंजेंट at any point, the tangent at any point on the electric field gives the direction of electric field lines। देखो डियर स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है आपको बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में तो डायरेक्ट देते हैं कि आप दो तीन खासियत, मैं हिंदी ज्यादा यूज करता हूँ, दो तीन प्रॉपर्टीज आप लिखिए, है कि नहीं? तो आप क्या लिखोगे? देखोगे तभी तो सीखोगे, तभी तो, है ना? तो हमारा बोला द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। कैसे? मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, ऐसे जा रही है, तो अगर इस पॉइंट पर आप अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो क्या दे देगा? डायरेक्शन दे देगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो वो क्या दे देगा? आपको डायरेक्शन दे देगा। किसका डायरेक्शन दे देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दे देगा। चलिए, तो हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगले पॉइंट में हम लोग लिखने वाले हैं, इसी चीज को देखते हुए, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए लिखा गया कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या लिखा गया कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। बात सही है। अब आप कैसे इसको जस्टिफाई करोगे? देखो, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, आप ऐसा मान लो, तुम ना ढीठ हो जाओ ना, मानती आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, तेरे अनुसार अगर मानती है, तो अगर तुम ऐसे एक मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर गई है, ठीक है, ऐसे गई है, थोड़ा सर्दी टाइप से हो गया, कोल्ड। दूसरा जो है, मान लीजिए कि ये ऐसे गई है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हुआ और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हुआ, ठीक है। अगर तुम सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा गई है इस तरीके से ऐसे, तो इस पॉइंट की हालात को देखो, इस पॉइंट के हालात को, अगर इस पॉइंट को तुम जूम करके, जूम का मतलब क्या होता है? जूम का मतलब जूम होता है, जूम का नाम सुना तुम लोगों ने लॉकडाउन में, वो वाले जूम को जूम किया, तो इस पॉइंट पे तुमको दिखाई कैसा देगा? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, एम आई राइट? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। क्या यही पॉइंट होगा वो वाला पॉइंट, है कि नहीं? तुम बताओ, क्या एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या दो डायरेक्शन हो सकती है? क्या एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है? तो तुम, स्वाभाविक सी बात है कि तुम बताओगे कि नहीं सर, एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इस बात को आप समझिए। तो यानी कि इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दूसरा रीजन जो मैं समझता हूं कि डायरेक्शन बताने के लिए कौन आता है? टेंजेंट। डायरेक्शन बताने के लिए कौन आता है? टेंजेंट। अब एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ?
दो टेंजेंट, दो डायरेक्शन का मतलब क्या, कितने टेंजेंट, दो टेंजेंट है कि नहीं। दो डायरेक्शन अगर बताना है इस भाई साहब को तो दो टेंजेंट को हमें सोचना पड़ेगा। अब ये बताओ कि एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट एग्जिस्ट करती है क्या, क्या एग्जिस्ट करती है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करती है। एक ही पॉइंट पर दो दो टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, डेट्स बाई एक पॉइंट पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्या आपको बात समझ में आ गई। तो आप मैंने जो आपको समझाया वो अपनी भाषा में लिख लोगे। अपनी भाषा कैसे लिखते हैं, अपनी भाषा कैसे लिखते हैं, मैंने जो समझाया ना उसको आप अपनी भाषा में लिख लो कि हाँ भैया ये बात है और ऐसे ऐसे होता है। लिखो कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इसका रीजन क्या है कि एट ए सिंगल पॉइंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। और में क्या करके लिखोगे, एट ए सिंगल पॉइंट टू टेंजेंट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच। चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि अगला पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो अगला जो पॉइंट है वो काफी सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी कभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज भी बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी कभी क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। तो उसको भी लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is also known as electric lines of force। चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, कई सब यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। एक्चुअल में वो फोर्सेज को रिलेट करती है। कारण क्या है इस तरीके से बोलने का, आई होप आपको ऑडियो क्वालिटी मिल रही होगी। तो क्या कारण है उसको बोलने का, जैसे देखो मान लीजिए कि एक चार्जेज है, मान लीजिए क्या है, एक चार्ज, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे निकलेगी जैसा मैंने आपको सिखाया, बिल्कुल सिखाया। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैं इस पॉइंट पर अगर देखूं तो डायरेक्शन तो इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ में, बिल्कुल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ में। अगर तुम एक चार्ज रखो उस पर फोर्स किधर लगेगा, बिल्कुल इधर लगेगा। चार्जेस का मतलब जब भी मैं उसकी साइन को आइडेंटिफाई नहीं करता हूं इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेज है। सारे सवालों में, क्वेश्चंस में भी अगर साइन की चर्चा नहीं किया है तो आप मानिए कैसा चार्जेज है, पॉजिटिव चार्जेज। तो फोर्स भी इधर और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्जेस पे क्या लग जाती है, फोर्स। दैट्स वाई हम लोग क्या इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब डरे नहीं, ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए सॉरी इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हम लोग जानने वाले इसको मैं हटा देता हूं। जो बोर्ड में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती, कभी नहीं एग्जिस्ट करती। उसके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें से एक दो कॉन्सेप्ट, शायद एक ही दो कॉन्सेप्ट है जिसमें से एक दो कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ना वो फोर्सेस से भी रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फोर्स से। फोर्स का मतलब कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है फोर्स से रिलेटेड है। अच्छा फोर्स में कौन से फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स अगर मैं 11th के कॉन्सेप्ट में अगर मैं जाता हूं तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि बहुत सारे उसकी स्टोरी है छोटे छोटे, उसमें से एक स्टोरी है कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है और अगर एक राउंड ट्रिप उसको लगा दिया जाए, एक गोल चक्कर घूम लो, तो उसका वर्क डन जीरो हो जाता है। किसका जीरो, कंजर्वेटिव फोर्स का। तो अगर ऐसी बात है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां जहां है तो वहां वहां फोर्स का भी कनेक्शन आएगा, हम समझाएंगे समय के साथ। तो इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं ऐसे मैं गोल बना दूं, शायद गोल जैसा आपको दिख रहा होगा, अगर मैं गोल बना दूं, अगर मैं गोल बना दूं, अगर ये एग्जिस्ट करती, अगर ये एग्जिस्ट करती तो नेट वर्क डन क्या होना चाहिए था? जीरो। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती तो नेट वर्क डन क्या होता? जीरो होता, पक्का जीरो होता। हम देखते हैं, अगर जीरो हो गया तो हम नेवर की जगह पर क्या कर देंगे? एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, है कि नहीं? अगर वर्क डन जीरो हो गया तो हम नेवर को हटा देंगे, एग्जिस्ट कर सकता है किसमें? क्लोज लूप में। लेकिन अभी सस्पेंस है, अभी क्या है? सस्पेंस है। तो सस्पेंस को हम देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए कि चार्जेज इस तरीके से है, चार्जेज इस तरीके से है, तो फोर्स किधर लगेगा? इस पे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पे किधर है? इधर। तो Q इंटू में E जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू में इधर लगेगा। अच्छा, कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इतना किया, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इतना किया, कितना किया? Q इंटू में E, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट x1। समझ में आ गया? इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो ये इधर की ओर जाएगी। मैं जानता हूं कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर देगी, लेकिन छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट मैं देख रहा हूं। तो इस पे भी क्यू ई किधर लगेगा? इधर। मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट ये इतना कर दिया x2, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? q इंटू में x2। तुम सोचो कि QE हर बार QE x1 प्लस QE x2 प्लस QE x3 ऐसे करते करते बहुत दूर तक चला जाएगा, जिसमें से QE क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या? x1 प्लस में x2 प्लस में डॉट 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 क्या इतना, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या हो जाएगा? 2 पाई r हो जाएगा। Q इंटू में 2 पाई में r। तो देखो ये जीरो नहीं हो रहा। कितना लोग सोच रहे हैं कि किया क्या आपने? ये क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या किया है? वर्क निकाला है। क्या हमने किया है? वर्क निकाला है। तो वर्क देखो डज नॉट इक्वल टू में जीरो के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कनेक्शन कंजर्वेटिव फोर्स से है, कंजर्वेटिव कहानियां से है, और वो कंजर्वेटिव कहानियां से है। और अगर ये एग्जिस्ट करती तब तो ये नेट वर्क डन क्या होना चाहिए था? जीरो। पर वर्क डन जीरो नहीं हो रहा है। कई लोग ये कह रहे होंगे कि सर नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ है एक राउंड ट्रिप में। बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है राउंड ट्रिप में, लेकिन फोर्सेज की डायरेक्शन देखो ना बार बार बदल जा रही है। फोर्सेज इधर, छोटे छोटे फोर्सेज इधर 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 करके नेट वर्क डन जीरो हो गया। क्या बात समझ में आ रही? दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। दूसरी कहानियां को ऐसे समझो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से जन्म लिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से जन्म लिया, तो घूमते 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 क्या ऐसे हो जाएगी? यहां पर आके मर जाएगी, यहां पर आकर मरेगी। समझा बात को? क्लोज लूप में अगर एग्जिस्ट करेगी, अगर क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगी तो मतलब कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, तभी तो यहां से जन्म लिया होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जन्म लिया होगा। घूमा 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 और टर्मिनेट ऑन द पॉजिटिव चार्ज। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे टर्मिनेट नहीं हो सकती, खुद से जन्म लिया, खुद पे ही मर गया। इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। अगर आपको थोड़ी बहुत कहानियां याद हो 10वीं क्लास की, 10th क्लास की, तो उसमें एक लाइन्स होती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है किसमें? क्लोज लूप में। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है किसमें? क्लोज लूप में। आई होप आप बात समझ में आया होगा आपको। इसको हटा देता हूं। एक और पॉइंट है जो भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज originate और terminate normally on the surface of conductor। बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे नॉर्मली परपेंडिकुलर टर्मिनेट होती है या फिर जन्म लेती है। जैसे
कि एक चार्ज शीट है, तो चार्जेस शीट है। अब चार्जेस शीट, ऐसा कौन सा चार्ज शीट होता है भाई? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है कि ये मान लेते हैं कि हमारा कुछ, जैसे मैं बताऊं कि ये शीट ऐसे कैसे होती है, कुछ एग्जांपल नहीं मिल रहा है मेरे को आसपास में। जैसे कि देखो, ये चार्जेज शीट तो ऐसा होता है, शीट मतलब एक प्लेट, आपके आसपास में कुछ प्लेट रखे होंगे, प्लेट मतलब खाने वाला प्लेट नहीं भैया, तो खाने का दिमाग लगा रहता है हमेशा, तो खाने वाला प्लेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये प्लेट ऐसा, जैसा आपके पास कॉपी होगी, तो कॉपी को सामने से देखो तो पेज है, पेज पे प्लस प्लस लिखा हो तो सीट बन गया। लेकिन जब पेजेज को ऐसे देख रहे हो तो पेज दिखाई दे रहा है तो सीट है। तुम ऐसे सामने से दिखाई दोगे, ऐसे देखोगे सामने से ऐसे, तो क्या दिखाई देगा? एक लाइन दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा? एक लाइन। तो वही लाइन मैंने ये बनाया है, ये कंडक्टर है। ये कैसा है? कंडक्टर है। तो बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगी। अगर कंडक्टर अगर है तो कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों निकलती है परपेंडिकुलर में, इसकी चर्चा और भी आगे समझ में आएगी। अभी तो आप रट लो कैसा होता है, क्यों ऐसा होता है, उसका आंसर कहाँ मिलेगा हम लोग को? बाद में। सर ऐसे क्यों पढ़ाते हो, यहाँ पे बोलते हो बाद में? क्योंकि इसकी बहुत सारी कहानियां अगर और भी समझेंगे कि पोटेंशियल सरफेसेज, तब उस समय और भी ज्यादा क्लियर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ऑरिजिनेट और टर्मिनेट नॉर्मली ऑन दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि मैं एक और लेता हूँ, ऐसा आपके पास एक वो है इस तरीके से। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव है, किसको बुलाएगा? नेगेटिव को बुलाएगा, क्योंकि नेगेटिव इसका दोस्त है। तो नेगेटिव आसपास में कहाँ से बुलाना चाहेगा? अगर बहुत पास में है तो नेगेटिव कुछ इस तरीके से ऐसे बुलाएगा। कैसे बुलाएगा? इस तरीके से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ऐसे निकलेगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी, फिर इस तरीके से जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो नॉर्मली इंसिडेंस करेगी। क्या सर इससे बाहर नहीं जाएंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? बिल्कुल जाएंगे, इधर भी जाएगी, लेकिन इधर टर्मिनेट ऑन दी इंफिनिटी पे टर्मिनेट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो परपेंडिकुलर सरफेसेस जैसे कंडक्टर जब होती है तो उसको कैसे टर्मिनेट करेगी? परपेंडिकुलर सरफेस, परपेंडिकुलर नॉर्मली टर्मिनेट करती है। देखो टर्मिनेट कर रही है। ऑरिजिनेट भी कैसे करेगी? वो इस तरीके से करेगी। एक बहुत ही पॉपुलर सा एग्जाम्पल है जो आपको मैं समझा देता हूं कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्फेयर है। कैसा है? स्फेयर। तो जब स्फेयर जब ऐसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी ना, तो ऐसा नहीं कि ऐसे पार कर जाएगी, ऐसा नहीं कि ऐसा पार कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्या करती है कि यहां से आके यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाती है परपेंडिकुलर। कैसा हो जाता है? परपेंडिकुलर। और इससे सॉरी, और इससे इस तरीके से ऐसे बाहर ऐसे चले जाती है, ऐसे इस तरीके से, ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर में ऐसे बाहर चले जाती है। इस तरीके से ऐसे आएगी, थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली, और थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से नॉर्मली करती है। तुम्हारा मेन सवाल कि सर क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती है। तो इसका आंसर है कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, और भी कारण को धीरे धीरे समझेंगे जब हम कंडक्टर के थ्रू, किसी स्फेयर के थ्रू हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अंदर या फिर बाहर, तब समझाएंगे। अभी आप ऐसा समझो कि ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर चली गई। तो कंडक्टर होता क्या है? बताओ बताओ क्या होता है कंडक्टर? 10th क्लास के बच्चे बताओ कंडक्टर क्या होता है? 12th में पहुंच गए हो। तो कंडक्टर वो होता है सर जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है कि नहीं? यही होता है, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा? पॉजिटिव चार्जेस के, इस कंडक्टर के पॉजिटिव चार्जेस को एक साइड में लेके चले जाएगा। क्या करेगा? पॉजिटिव चार्जेस को एक साइड में लेके चले जाएगा, और नेगेटिव चार्जेस को एक साइड में करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर एक साइड में करेगा तो कहाँ? कंडक्टर के बाहर थोड़ी ना लेके जाएगा, क्योंकि चार्जेस को चलने के लिए भी कुछ रास्ता चाहिए, कुछ कंडक्टर चाहिए।
तो एक साइड में लेकर जाएगा, कौन लेकर जाएगा, ये जो बाहर से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं वो। तो ये जो अंदर लेकर जाएगा तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस को कर देगा, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस को कर देगा। अगर पॉजिटिव चार्जेस को उस साइड लेकर गया तो नेगेटिव चार्जेस को किधर लेकर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये कर दिया कुछ इस तरीके से। चार्जेज है, क्या है, चार्जेज है। चार्जेज एक साइड में हो गए, पॉजिटिव एक साइड में और नेगेटिव एक साइड में। चार्जेज को भी बोलता है, चार्जेज बोल रहा है कि हमको भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है, तो बोला कि निकालो ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज, कौन चार्ज, जो एक साइड में रिसाइज हुए हैं, तो बोलेगा कि भैया मैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और टर्मिनेट कहाँ पे कर दूंगा, हमारे दोस्त नेगेटिव चार्ज पे। टर्मिनेट कहाँ पे कर दूंगा, दोस्त नेगेटिव चार्ज पे। इस तरीके से टर्मिनेट कर देता है। तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड में। और अगर ऐसा हो जाए कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब कोई भी लाइन एग्जिस्ट वहां पर नहीं करती है, कोई भी लाइन वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोग दर्शाते नहीं हैं। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोग दर्शाते नहीं हैं। क्या समझ में आया? कुछ लोग बच्चे ऐसे भी मन में सवाल उठा सकते हैं कि सर कंडक्टर के अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भर भर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स भर भर के पड़ी हुई है, तो सर ऐसा हो जाए तो कि अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाए बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो क्या होगा? तो बोलोगे कि मजा आएगा। मजा नहीं आएगा। अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्यादा होने के लिए चार्जेस को कौन लेकर जाएगा, चार्जेस को कौन लेकर जाएगा, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। कब तक लेकर जाएगा? जब तक वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो मैंने धक्का दिया, तो शुरू में तो एक 2 ब्लॉक उधर चला गया, अब वो भी हम पे लगाने लग गया 2 न्यूटन का, तो हम पर कितना हुआ, 8 न्यूटन नेट फोर्स है। 8 न्यूटन से फिर एक ऑब्जेक्ट को मैंने बाहर फेंका, जैसे वो 2 ब्लॉक उधर गया तो साला बोल रहा है कि मैं भी लगाऊंगा, और वो 5 न्यूटन का लगाया 2 मिलके, तब मेरे पास शक्ति कितना बच गया, 5 न्यूटन का। तो फिर मैं और धक्का दिया, क्योंकि कुछ तो जब तक मेरे अंदर में जान रहेगी, जब तक जहान रहेगी, जब तक जान रहेगी, जब तक जहान रहेगी, तो जब तक मैं ऑब्जेक्ट को धक्का देते रहूंगा, तो मेरे पास 5 न्यूटन अभी भी है। मैंने और धक्का दिया तीसरा ब्लॉक को, तो तीसरा ब्लॉक मिलकर वहां 3 न्यूटन हो गया। अब साला वो तीनों ब्लॉक मिलकर 7 न्यूटन का फोर्स पैदा करने लग गया, तो मेरे पास कितना बच गया, 10 था टोटल, 7 उधर से उल्टा लगा दे रहा है, तो 3 ही बचा। मैंने धक्का दिया और धक्का दे दिया ऊपर, तो एक ब्लॉक और गया। अब चारों ब्लॉक मिलकर 10 न्यूटन का फोर्स लगाने लग गया, तो मैं 10 लगा रहा हूं तो वो भी 10 लगा रहा है, तो 10-10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तब बताओ, जब नेट फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या कोई ब्लॉक उस साइड अब जाना चाहेगा, क्या जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। तो कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो कब तक जाते रहेंगे, जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ना हो जाए, अंदर में जीरो ना हो जाए। क्या बात समझ में आ गई? इसीलिए कोई भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना एक गुनाह है, एक पाप है। तो आप इस पाप से बचें और आप सही चीजों को समझें। कंडक्टर के अंदर में ही खाली है और कंडक्टर के बाहर सारे के सारे ऑरिजिनेट करते हैं इस तरीके से। अब कंडक्टर के अंदर में जहां जहां मटेरियल है, मटेरियल का मतलब जहां जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वहां तो जीरो होंगे ही होंगे, 100% होंगे। कहीं के पे मटेरियल ही नहीं है, जिससे कैविटी का मतलब समझते हो, यहाँ पे एक मैंने कैविटी बना दिया, तो भैया वहां पर तो मटेरियल अंदर नहीं होगा, सब जगह मटेरियल ऐसे ऐसे होगा, सब जगह मटेरियल ऐसे ऐसे होगा, है कि नहीं? और यहाँ पर मटेरियल ही नहीं है, तो भैया इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन से होंगे क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन से होंगे क्या, नहीं होंगे। तो चांस ऐसा बनता है कि कभी कभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पाए जाते हैं अलग अलग केसेज में, और अलग अलग केसेज सब हम चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, सब चर्चा करेंगे। और सब चर्चा करने के लिए आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? तो कभी कभी केसेस में देखा गया कि कंडक्टर के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिए जाते हैं। कहाँ पे? जहां पे मटेरियल नहीं होगा। लेकिन जहां जहां पे मटेरियल होगा
तो वहां पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बम बम भरे पड़े हैं, साला वहां पे मार करने के लिए बैठा हुआ है। वो तो बोलता है कि तुम मेरे को लगा कर देखो, मैं भी लगाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तुमको मैं जीरो बना दूंगा। और जहां पे मटेरियल नहीं है तो बेचारा संकट में पड़ा हुआ है। जहां पे मटेरियल नहीं है वहां पर तो क्या संकट में पड़ गया। तो वहां पे हो सकता है कि बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है, न भी करता है, बहुत सारे केसेस अलग अलग से। तो क्या आपको समझ में आई? आपको सवाल डीपीपी में है, अच्छे अच्छे सवाल आप करना है। इसको मैं हटा रहा हूं इसको। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब नंबर्स ऑफ लाइन कहीं पे बहुत ज्यादा है और कहीं पे नंबर्स ऑफ लाइन बहुत कम दिखाया गया है, किताबों में देखते होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, तो मतलब होता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। कभी कभी बोलते हैं कि नंबर्स ऑफ लाइन, जैसे मैंने बना दिया कि यहाँ पर एक है, दो है, तीन है और यहाँ पर एक ही है, और मैं 2 पॉइंट को मार्क करता हूँ और तुमसे पूछता हूँ कि दोनों पॉइंट पर किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा या कम ओनली डिपेंड्स कि नंबर्स ऑफ लाइन कैसा है कि नंबर्स ऑफ लाइन कैसा है। अब देखा तो तुम बोलो कि सर ये ज्यादा है, दिख रहा है, बिल्कुल सही है। अब और समझो, जैसे कि एक है इतना और एक है इतना, ठीक है, दो मैंने एरिया कंसीडर कर लिया, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देता हूं। और इस पे मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इस पे जो है 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से? 3। अब तुम बोलोगे कि मैं एक एरिया ए मान लूं, इस एरिया को मैं बी मान लूं, मैं इस एरिया को ए मान लिया, इस एरिया को बी मान लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कि इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा है? इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा है? तो तुम्हारे मन में आंसर आएगा कि सर वो तो ए पर ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि सर 3 लाइनें हैं। तो बिल्कुल जैसा मैंने अभी बताया, सिखाया, तो उसके अनुसार तो वही सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बोला गया कि नंबर्स ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया, नंबर्स ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया जहां पर ज्यादा होगा उसको बोला गया कि वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है। वहां पर क्या ज्यादा है? स्ट्रेंथ। कैसे? जैसे देखो, ये छोटे से एरिया में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, छोटे से एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है? 2। और ये इतना बड़ा में 3 नहीं, 3 है। तो भैया ये तो ज्यादा स्ट्रेंथ हुआ ना। जैसे एक तुम जहां पे बैठे हो, जहां पर मान लीजिए कि 3 लोग बैठे हुए हो। कितने लोग बैठे हुए? 3 लोग। और तुम्हारे बगल वाले पड़ोसी में तुमसे 50 गुना ज्यादा एरिया का घर है। ऐसा तो नहीं होता होगा, तुम ही अमीर होगे सबसे ज्यादा जो वीडियो देख रहे होंगे। तो तुम्हारे जो आसपास के जो पड़ोसी हैं उसका 50 गुना ज्यादा है, लेकिन उसमें 5 आदमी है। और तुमसे मैं पूछूं कि तुम्हारे घर और उसके घर में डेंसिटी किसका ज्यादा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? कि सर हमारा डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि सर हम इतने छोटे से एरिया में 3 लोग बैठे हुए हैं और वो साला 50 गुना ज्यादा एरिया, उसमें 4 ही लोग हैं। तो कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर का ज्यादा है, किधर का कम है? तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो हम इसी पॉइंट को लिख लेंगे। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डेंसिटी इज हायर, it means electric field strength is higher, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हायर। सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ इज हायर, सिंपल सी बात है। जैसे HIGHER हायर, जहां पर, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया? पानी वाला बारिश। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, वाइस वर्सा मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 1 2 लाइन 3 लाइन ये बना दिया, और इसी में चलो बना देता हूं, मैंने इस ए पॉइंट लिखा, इस बी पॉइंट लिखा। मैं पूछूं कि कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो क्या बोलोगे? कि सर EB इज ग्रेटर देन EA, EB इज ग्रेटर देन EA। क्या बात समझ में आ गया? EB इज ग्रेटर देन EA। चलिए मैं इसको हटा देता हूं।
तो हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट सीख लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। यही सब प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं दूसरे दूसरे बहाने से। तो कुछ समराइज कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या क्या करते हैं, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेस से। डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, तो उस पर टेंजेंट डाल देते हैं, डायरेक्शन पता लग जाता है। दूसरी बात ये कि टेंजेंट डालने के चक्कर से हटो, तुम जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता लगाना तो एक सिंपली कौन सा चार्ज रखोगे, टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो बोलोगे सर आप जल्दीबाजी में हो, जल्दीबाजी में नहीं हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो पॉजिटिव चार्जेज जिधर जाएगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और हम लोगों ने क्या सीखा, हमें पॉइंट याद आ रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई सीरीज में ऐसा नहीं बताया हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि सीखा हम लोगों ने कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। और क्या हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। और हम लोगों ने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। और हम लोगों ने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते थे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते थे। और क्या सीखा हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्जेस से, और कहाँ पर टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्जेस से। या फिर कहाँ से ऑरिजिनेट हो सकती है, इन्फिनिटी से। कहाँ पर टर्मिनेट हो सकती है, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पर। तो जहां से आया जहां पे चला गया। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम है, सम स्टैंडर्ड। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट था कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। पहले इस पॉइंट को लिखते हैं तब समझते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग is directly proportional to magnitude of charges, सिंपल कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जन्म लेना और मरण होना ये दोनों डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे देखो, साइंटिस्ट लोगों ने ये बिल्कुल भी चर्चा नहीं किया कि 1 कूलम्ब के चार्ज से 2 लाइनें निकलेगी या फिर 1 कूलम्ब के चार्ज से 10 लाइनें निकलेगी। ये बिल्कुल उन्होंने फिक्स नहीं किया। तो ये बिल्कुल हम पे डिपेंड करता है कि हम 1 कूलम्ब के चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट कर सकते हैं या फिर 2 कूलम्ब से कितना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक ही डायग्राम में अगर 2 चार्जेज अनइक्वल अमाउंट के आ रहे हैं, 2 चार्जेज अनइक्वल अमाउंट के आ रहे हैं एक ही पेजेज में, जहां भी आपको ऐसी जरूरत पड़ जाती है, चाहे एक भी सवाल में, तो अगर आपने मान लीजिए कि एक 2 कूलम्ब का चार्ज है, कितना कूलम्ब का चार्ज है, 2 कूलम्ब का चार्ज, और एक है 4 कूलम्ब का चार्ज, क्या ये दोनों एक दूसरे के रेशियो में है? और रेशियो में क्या, इससे डबल है। तो अगर आपने इस वाले चार्ज से आपने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालने, चलो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालने की कोशिश किया, तो आप इससे कितना निकालोगे, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। कितना निकालोगे, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड। यही एक पहचान है, यही एक पहचान भी है। 4 हो गया, 5 हो गया। बिल्कुल एक बात को और दिमाग रखा जाता है, सिमेट्रिकल निकाला जाता है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, 4 4 8 सिमेट्रिकल। ऐसा नहीं कि 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऊपर निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल सिमेट्री में होती है। ये इसकी पहचान है, ये इसकी पहचान है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये बात को माइंड में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब भी ड्रॉ करोगे तो आप बिल्कुल सिमेट्रिकल करोगे। सिमेट्री का मतलब होता है क्या, कि अगर एक लाइन अगर मैं इससे बीच में बना दूं तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा मिलता जुलता, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन मिलता जुलता आपको नीचे भी दिखना चाहिए। तो
तो अब समझ में आ रहा होगा कि एक इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 2 कूलम्ब चार्ज से अगर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपने निकाला है तो 4 कूलम्ब से कितना निकालोगे 8, 12 कूलम्ब से कितना निकालोगे 6 गुना, मतलब कितना 24 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी। तो एक रेशियो में होना चाहिए, मनमानी नहीं चलेगी। उसने आज़ादी दिया लेकिन आज़ादी में ऐसा मनमानी नहीं दिया कि भैया आप इससे 4 निकालो उससे 5 निकाल लो, ऐसा नहीं, चाहे इससे 4 निकालो उससे 3 निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं किया। तो कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को काउंट करके भी हमें आइडिया लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के काउंट करके भी हमें आइडिया निकालना पड़ता है कि इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है। जैसे मैं ऐसा बोलूँ, आपने नोट कर लिया होगा, जैसे मैं इसको हटा दूँ और मैं बोलूँ कि भैया ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है और ये कैसा चार्ज है Q2। मैं बोलता हूँ कि Q1 और Q2 का रेशियो बताओ, तो Q1 और Q2 का रेशियो जब बताने की जब बारी आएगी, ऐसे सवाल बोर्ड में काफी सारे हैं, नीट में भी है सवाल ऐसे। Q1 Q2 को जब रेशियो निकालने के लिए बोलोगे तो तुम क्या सोचोगे, तुमको एक बात दिमाग में आएगी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद कि भैया ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज्यादा इससे निकल रही है तो इसका मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है, अच्छा इससे कम है, ये भी बात समझ में आ रही है। तो कैसे, तो फिर नंबर पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, नंबर पे, क्योंकि नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नंबर है वो डिपेंड करता है रेशियो पर। तो इससे 4 है और Q2 से कितना है 8, लाइन नंबर है 8 है, तो कितना हो जाएगा 1:2, यानी कि क्या Q2 जो है वो 2 टाइम्स किसका है, Q2 जो है 2 टाइम्स किसका है Q1 का। Q2 जो है कितना टाइम्स 2 टाइम्स है Q1 का। अगर तुम Q1 को 1 कूलम मान रहे हो तो Q2 कितना मानना पड़ेगा 2 कूलम, इसको 5 मान रहे हो तो इसको 10 मानना पड़ेगा, इसको 20 मान रहे हो तो इसको 40 मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है इस रेशियो में। लेकिन एग्जैक्ट कोई पूछेगा कि भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज वेरी हार्ड टू आंसर, आप आंसर नहीं दे सकते हैं। आप ऐसे कैसे आंसर दे सकते हैं, तो ऐसे सवालों में एग्जैक्टली चार्ज की वैल्यूज कभी कोई नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो क्या पूछेगा, इसका डायरेक्टली रेशियो पूछते हैं। ठीक है, हटा दूं, इसको हटा देता हूं। तो ये था हमारी डेप्थ नॉलेज किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी, सब सारे एक एक पॉइंट हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड स्पेलिंग के मिस्टेक होता है, हमें माफ कीजिएगा। स्टैंडर्ड डायाग्राम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टैंडर्ड डायग्राम है जो आपको समझना चाहिए। जैसे कि मैं 2-3 डायग्राम बना दे रहा हूं, एक ये है, तुम इसमें क्या बोलोगे, डायरेक्शन तो यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे बोल दिया तुम कि मैग्नीट्यूड नॉन यूनिफॉर्म है, एन यू का मतलब क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, एन यू का मतलब नॉन यूनिफॉर्म, यू का मतलब यूनिफॉर्म। देखो डायरेक्शन तो एक जैसा है लेकिन क्या मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो अगर डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड दोनों में से अगर कोई एक भी नॉन यूनिफॉर्म पाया जाता है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑल ओवर बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या समझ में आया आपको बातें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। चलिए जैसे इस तरीके से ऐसे है, इस तरीके से ऐसे है, तुम अगर देखो इसको तो मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म बोल देता हूं, यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन क्या यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन कैसा है नॉन यूनिफॉर्म। क्या बात समझ में आ गया, बात समझ में आया होगा। चार्जेज, 2 चार्जेज है, सीट है, 2 सीट है, कुछ इस तरीके से, कुछ स्टैंडर्ड ऐसे टाइम पास बता रहा हूं आपको। नेगेटिव चार्जेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी ऐसे, इस तरीके से ऐसे चले जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होंगे और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पर ऑरिजिनेट हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रहे हैं। और पास वाला में थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चले जाती है, ऐसे ऐसे चले जाती है।
जिसको कई बार किताबों में एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। ऐसा कोई एग्जाम में आने वाला नहीं कि एज इफेक्ट क्या होता है, वो ऐसे नाम है कि थोड़ा लाइन जो है एक्सपेरिमेंटली देखा गया होगा चार्जेस को रख रख कर, तो साइड में कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, तो उसको लोगों ने बना दिया। ठीक है, अगर देखें, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? इसको मैं हटा दूं। 4 3 2 1, चलो हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं और लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, सीख लो, फिर धीरे धीरे आपको काम आएगी। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये दोनों को दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, बाहर निकालेगी या फिर अंदर की तरफ लेगी? तो बाहर निकालेगी दोनों चार्जेज। तो जब दोनों चार्जेज बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टकराएगी। तो जब टकराएगी तो रिपल्सन होता है, टकराएगी तो क्या होता है, रिपल्सन। तो इन दोनों में से होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ई इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, एक लाइंस आपने मन से बना दिया। हो सकता है लाइंस ऐसे चले जाए, हो सकता है लाइंस ऐसे चले जाए, इधर में हो सकता है लाइंस इधर की ओर भाग जाए, हो सकता है लाइंस इधर की तरफ भाग जाए। लेकिन जो लाइंस इधर की तरफ जाएगी वो इधर तरफ जा ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि इधर से भी इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर आ रही होगी और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, धक्का दे देंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे। क्यों नहीं जा पा रहा है दोनों? क्योंकि दोनों के दोनों धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, बोल रहे हैं कि भैया तुम लोग अलग हो जाओ। और एक खासियत है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते टाइम कि बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाना चाहिए। देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल क्या है, सिमेट्रिकल। एक और बना दोगे तो एक और बना दोगे, तो इधर में बनाए हो तो इधर में भी बनाना पड़ेगा, ऊपर बनाए हो तो नीचे में बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, टू पॉजिटिव चार्ज। अब अगर नेगेटिव चार्जेज अगर होती तो कुछ इसी तरीके से, नेगेटिव चार्ज अगर होती तो कुछ इसी तरीके से डायरेक्शन सिर्फ उल्टा हो जाता। अगर इन दोनों को पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो है। और मेरे दोस्त, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उसको बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? नल पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में न्यूट्रल पॉइंट बोल रहा है तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड नल पॉइंट बोल रहा है, न्यूट्रल पॉइंट बोल रहा है, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाली चर्चा करना चाह रहा है। मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में न्यूट्रल पॉइंट जीरो करने की बात बोल रहा है, तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने की कोशिश कर रहा होगा, है कि नहीं? तो ये होता है। चलिए मैं फोटो को हटा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के कारण कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसको भी बना लेते हैं। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे और अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लेंगे कुछ इस तरीके से, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएगा, ऐसे। हो सकता है इससे ऐसे निकलेगी, हो सकता है बहुत दूर घूमने के बाद इससे ऐसे की ओर जाएगी। समझ में आ रहा है किस तरीके से बना रहे हैं? थोड़ा बहुत ऐसे बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिकल बनता है इस तरीके से, सिमेट्रिकल ऐसे, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, कुछ ऐसा बनाओ। इस तरीके से बना दिया। और भी चाहे तो फोटो ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से, तो ऐसे इधर की तरफ ऐसे, इस तरीके से, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग इधर से भी ऐसे, इधर से भी ऐसे, ऐसे ही बनाया हम लोगों ने, बिल्कुल सिमेट्रिकल, बिल्कुल सिमेट्रिकल फोटो है।
तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वजह से, आपने नोट कर लिया होगा। तो इसमें बहुत सारी लाइन्स ऐसे हो सकते हैं जो हमारे हो सकता है कि इस पेजेस पे, इस बोर्ड पर कवर ना हो, आपके कॉपी के पेज पे कवर ना हो, लेकिन और भी तरह तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाए जा सकते हैं। तो आपने काफ़ी डेप्थ नॉलेज में सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्या किए जाते हैं। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे अच्छे करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल आपके डीपीपी में भी होगा। आपके डीपीपी नंबर कौन सा होगा, ये लेक्चर नंबर 8 था, तो डीपीपी नंबर 8 होगा। तो डीपीपी नंबर 8 बोर्ड के लिए भी बहुत खूबसूरत सा डीपीपी है, और जी नीट के लिए भी बहुत खूबसूरत सा डीपीपी, बहुत बढ़िया सा सवाल है, आप करो। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जो नीट के बच्चे हैं, जो नेक्स्ट ईयर या फिर जेई के बच्चे हैं, जो अपकमिंग सेशन में, अपकमिंग ईयर में आप अगर जेई और बोर्ड दोनों एग्जाम दे रहे हो, या फिर नीट एंड बोर्ड दोनों एग्जाम दे रहे हो, तो आप हमारे बोर्ड वाले डीपीपी को भी कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट होते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है rcp/ck@gmail.com। मैं अपने चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आप सब्सक्राइब ना करो चलेगा, बट आप हमारे वीडियो को वॉच कर लो, आप नॉलेज सीख जाओगे काफ़ी अच्छा सा। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो आप हमें मेल पे या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। गालियाँ सिर्फ मत लिख देना, कुछ गंदे चीज़ें मत लिख देना, बाकी सब चलेगा। तो आप पढ़ाई से रिलेटेड मेल, या फिर मेल क्या है, rcp/ck@gmail.com। तो मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए। इसी के साथ ऑल